हेलो एवरीवन, मैं सुमन और आज हम करते हैं कंपनी लॉ। कंपनी लॉ का जो सेकंड चैप्टर था अपना एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का, वैसे तो मोस्ट ऑफ कंप्लीट हो गया था, बस छोटे टॉपिक्स थे उसमें जो रह गया था, तो वो आज हम कवर करते हैं। तो टॉपिक में क्या था कि क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर एंड इसकी जो रेम्युनरेशन है वो डिसाइड कैसे करते हैं। बाकी इसके जो मोस्ट ऑफ टॉपिक्स हैं वो हम कवर कर चुके हैं। वैसे मेन तो हम कवर कर चुके थे। ड्यूटी लायबिलिटीज क्या होती हैं, डायरेक्टर की पावर्स क्या होती हैं, डायरेक्टर को अपॉइंट कैसे किया जाता है, डायरेक्टर को रिमूव कैसे किया जाता है, वो सारा हम कर चुके हैं। तो आज हम करते हैं क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है ना कि इसकी कोई वैसे देखा जाए तो डायरेक्टर की किसी भी एक्ट के अंदर ऐसी क्वालिफिकेशन है वो नहीं बताई हुई कि स्पेसिफिक क्या क्वालिफाई होना चाहिए, यानी कि इन द क्वालिफिकेशन के इन द सेंस कि कोई डिग्री या इस तरह का कोई भी कोर्स स्पेशली प्रिस्क्राइब नहीं किया गया किसी भी एक्ट में या सेक्शन में कि डायरेक्टर के पास एक स्पेसिफिक ये डिग्री होनी चाहिए या इस तरह का ये होना चाहिए। इस तरह की कोई भी क्वालिफिकेशन है वो नहीं बताएंगे। लेकिन क्या होता है ना कि फिर भी क्या आर्टिकल में मेंशन होती है चीजें कि एक डायरेक्टर में क्वालिफिकेशन ना डिग्री कुछ नहीं है, लेकिन क्वालिटी तो चाहते हैं कि डायरेक्टर है वो कैसा होना चाहिए या उसकी शर्तें क्या है। ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई भी एक पर्सन जाके कह दे कि मेरे को कंपनी का डायरेक्टर बनना है, तो ऐसा तो कोई भी कंपनी नहीं कहेगी कोई बात नहीं भी बन जाओ, ऐसा तो कोई कंपनी नहीं कहेगी। वो भी उसको चेकआउट करेगी कि इस पर्सन के अंदर डायरेक्टर बनने की एलिजिबिलिटी है कि नहीं है। स्पेसिफाई कहीं नहीं है, लेकिन आर्टिकल में मेंशन होता है एंड कुछ एक चीजें होती हैं, तो हम इसके अकॉर्डिंग हम करते हैं कि आर्टिकल कोई भी क्वालिफिकेशन स्पेसिफिकली नहीं है। लेकिन वैसे तो कहते हैं कि डायरेक्टर है वो कंपनी का मेंबर हो या शेयर होल्डर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन क्या होता है फिर भी ये चाहते हैं कि जो डायरेक्टर है ना वो शेयर होल्डर हो, कंपनी का होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए वो हम अभी करेंगे आज। तो इसके मतलब जो एक बेसिक और कॉमन चीजें हैं, कॉमन सेंस है जो डायरेक्टर के अंदर होनी चाहिए कि वो तो साउंड माइंड होना चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए। ये चीजें तो कॉमन है कि उसको नॉलेज होना चाहिए, वो मतलब अच्छा एक हर जिसमें कंपनी को डायरेक्ट करने जा रहा है तो उस मैटर की उसको सारी पता होना चाहिए, और उसके पास ऐसा कुछ भी कोई कोर्ट केस ना हुआ हो, इंसॉल्वेंट ना हुआ हो या किसी फ्रॉड केस में ना फंसा हो, इस तरह की कोई भी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो मतलब बेसिक चीजें हैं। ये तो कंपनी चाहती है ना कि एक बंदा है उसका बैकग्राउंड तो एटलीस्ट चेक करें कि कैसा कल को ऐसा ना हो कि कंपनी बेच के चला जाए और जो शेयर होल्डर है वो बैठे रह जाए। तो डायरेक्टर है उसके हाथ में कंपनी की कमान आने वाली है, तो कुछ एक क्वालिफिकेशन है वो उसकी ये चेकआउट करते हैं। इसके साथ साथ कुछ एक चीजें और भी हैं, जैसे कि इसमें क्या होता है कि जो डायरेक्टर वही पर्सन बन सकता है। बेसिकली हम पब्लिक कंपनी की बात करेंगे, प्राइवेट कंपनी की भी शर्तें लागू होती है, लेकिन कुछ हद तक क्या होता है कि प्राइवेट कंपनीज के हाथ में होता है। उन शेयर होल्डर कंपनी है मतलब प्राइवेटली किसी ऑलरेडी वो किसी की ऑनर होता है उसका कोई, तो वो उनके अकॉर्डिंग थोड़ा वो अपने अकॉर्डिंग वो कहीं ना कहीं अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक कंडीशन उसमें भी एप्लीकेबल होती है। सबसे पहला क्या है कि जो भी डायरेक्टर बनेगा ना तो उसके पास क्या होना चाहिए, डिन नंबर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उसके पास क्या हो, एक डिन नंबर उसको अलॉट हुआ हो। अब हम बात करेंगे कि डिन नंबर क्या होता है। वो क्वालिफिकेशन तो हम कर चुके हैं कि अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, अच्छा मतलब एलिजिबल होना चाहिए पर्सन, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, कोई कोर्ट केस ना हो। ठीक है, ये कॉमन चीजें हैं। उसके बाद आता है कि मेन कि जो भी डायरेक्टर बनने आएगा उसके पास क्या हो, डिन नंबर हो। डिन नंबर क्या होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये कौन इश्यू करता है, जो कि अलॉट किया जाता है, अलॉटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अलॉट किया जाता है। ये एक मतलब एक पर्सन को एक ही डिन नंबर मिलेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी कंडीशंस होंगी ना, तो एक पर्सन है वो पहले अपनी ख्वाहिश रखेगा कि मुझे डायरेक्टर बनना है। ऐसा नहीं होता है सेंट्रल गवर्नमेंट खुद देख के डायरेक्टर बनना है, तो ये क्या करेंगे ना, ये एप्लीकेशन लगाएंगे सबसे पहले कि मेरे को इस कंपनी में डायरेक्टर बनना है। उसके बाद क्या है, ये एप्लीकेशन लगाएंगे किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अलोंग विद फीस। इसकी कुछ एक फीस भी होती है जो उन्हें पे करनी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसके बाद क्या होता है कि जब डायरेक्टर के लिए डिन नंबर इश्यू करना होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी सारी चीजें, उसका बैकग्राउंड डॉक्यूमेंटेशन, जो भी इसकी कंडीशन होती है वो सारी चेकआउट करेगी। ठीक है, वो सारी चेकआउट करने के बाद अगर रिपोर्ट उसकी ओके मिलती है कि हाँ जो चीजें इसके अंदर जो भी पर्सन स्पेसिफिक आया है उसके अंदर डायरेक्टर बनने की क्वालिटी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर देगी, इसको इश्यू कर देगी। इश्यू
या अलॉटेड डिन नंबर, एक नंबर होता है कैसा, जिस तरह से हमारा यूं लगा लो कि आधार कार्ड है, ठीक है, तो सबका हमारे आइडेंटिफिकेशन है कि कहीं हम चाहते हैं कि आप अपना आइडेंटिटी प्रूफ दिखाइए, तो वो आधार कार्ड वो नंबर होता है। हम बैंक अकाउंट में जाते हैं या एडमिशन करवाने जाते हैं, आजकल मतलब एयरपोर्ट पे हर जगह पे क्या होता है कि हमें आधार कार्ड दिखाना होता है, उसी के अकॉर्डिंग क्या हम काम आगे वो नंबर डालते हैं, हमारी पूरी डिटेल आ जाती है। लाइकवाइज क्या होता है कि एक आईडी नंबर होता है जो डायरेक्टर्स के लिए स्पेसिफिकली होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यू करती है, और एक पर्सन को एक ही डिन नंबर मिलता है। हमने पीछे भी किया था कि एक पर्सन है वो मतलब मोर देन 20 कंपनी में डायरेक्टर नहीं कर सकता, यानी कि वो एक साथ अगर 3-4 कंपनीज में डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा है तो ऐसा नहीं होगा कि हर कंपनी का अलग अलग डिन नंबर होगा। उस पर्सन का खुद का डायरेक्टर का नंबर है तो वो ही नंबर उसका हर कंपनी में चलेगा। एक ही पर्सन को एक ही बार और एक ही नंबर अलॉट किया जाता है, यानी कि ये क्या होता है कि ऐसा अलग अलग नहीं होता, ठीक है। और जो नंबर दिया है, ठीक है, कोई भी एक नंबर इश्यू किया है, वो जैसे कि हमारा आधार कार्ड का नंबर है वो मैच नहीं होता, वो सिर्फ हमारा है, एक्सक्लूसिव है, वो सिर्फ हमारा है, वो किसी और का नहीं। तो लाइकवाइज क्या है, डिन नंबर जिस पर्सन को एक को अलॉट हो गया वही सेम नंबर किसी और पर्सन को भी अलॉट नहीं होता, वो सिर्फ उसका होता है। तो ये चीजें इसमें ध्यान रखने वाली है। और ये सेक्शन क्या है, सेक्शन 154 के अकॉर्डिंग अलॉट किया जाता है, प्रोसीजर होती है कि एक डिन नंबर क्या होता है, एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है। जो भी पर्सन डायरेक्टर बनना चाहता है वो क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लगाएगा और कुछ फीस साथ में सबमिट कराएगा अलोंग विद फी, एंड देन क्या सेंट्रल गवर्नमेंट सारा चेकआउट करेगी प्रोसीजर, उसके बाद उसको इशू कर देगी वो नंबर। सेक्शन 154 के अकॉर्डिंग डिन नंबर है वो लिया जाता है। तो क्वालिफिकेशन में क्या है कि ये मस्ट है कि जो भी डायरेक्टर बनने आएगा उसके पास डिन नंबर का होना जरूरी है, मैंडेटरी है ये कंपनी के अंदर, उसके पास डिन नंबर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो डायरेक्टर नहीं माना जाएगा, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और कंपनी के ऊपर भी आ सकती है बात, ठीक है। तो ये हो गया डिन नंबर। दूसरा क्या होता है कि दूसरा वो पर्सन जो भी डायरेक्टर बनने वाला है वो क्या करे, साइन करे आरओसी पे, कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाके साइन करे, ठीक है, मेमोरेंडम पे, मेमोरेंडम या फिर आर्टिकल, उनमें से क्या करे, अपने सिग्नेचर करे रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके कंपनी के, ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी यही है कि वो एप्लीकेशन कहाँ देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के रजिस्ट्रार ऑफिस में ही देगा ना, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लियर हो गई। तो उसके बाद क्या कि वो साइन करेगा मेमोरेंडम के ऊपर कि हाँ वो एग्री है, एग्रीड के साइन करेगा कि वो डायरेक्टर बनने के लिए एग्री है, जो भी टर्म एंड जो भी चीजें हैं वो पूरी करेगा, डायरेक्टर की जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार है। तो जैसे शेयर होल्डर है, ठीक है, वो सिग्नेचर करते हैं। लाइकवाइज क्या है, डायरेक्टर को भी सिग्नेचर करना होता है मेमोरेंडम के ऊपर कि वो डायरेक्टरशिप के लिए रेडी है, वो डायरेक्टरशिप ले रहा है, तो वो साइन करेगा मेमोरेंडम और आर्टिकल में जो भी कंडीशंस है वो फुलफिल करने के लिए। देन नेक्स्ट क्या होगा, वैसे अब तो ये है नहीं, लेकिन एक क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर होता है कि उसके पास क्या हो, क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर होना जरूरी है। क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर क्या होता है, ये वो शेयर होते हैं जो डायरेक्टर्स के लिए होते हैं, वैसे कोई अलग से नहीं है, लेकिन क्या होता है कि एक डायरेक्टर है, अगर कंपनियां हैं वो कहीं भी डायरेक्टर है तो उसने एक पर्सन ने कहा कि भी मेरे को इस कंपनी में डायरेक्टर बनना है, तो हम 3-4 कंडीशंस पूछते हैं। पहला वो तो चेक करते हैं क्या डिन नंबर है, वो कहेगी हाँ मेरे पास डिन नंबर है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से ले आया हूँ, ठीक है, ओके, ठीक है, साइन करने को भी वो रेडी है मेमोरेंडम की मैं डायरेक्टर बनूंगा। देन हम क्या करते हैं उसके बाद कि तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन शेयर तुम लेने के लिए एग्री हो, तो फिर वो यहाँ पे कहते हैं कि शेयर क्यों भाई, मेरे को शेयर नहीं परचेज करना है, मुझे डायरेक्टर बनना है। लेकिन क्या होता है कि एक कंपनी क्या होता है कि मिनिमम अमाउंट, मिनिमम एक लिमिट क्या रखती है, शेयर्स की रखती है, किस लिए कि जो डायरेक्टर है अगर उसकी कंपनी में शेयर नहीं होंगे तो वो शेयर होल्डर की तरफ नहीं देखेगा। शेयर होल्डर क्या होते हैं, ओनर होते हैं कंपनी के, ठीक है। यहाँ पे हम क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर की डेफिनेशन कर रहे हैं, हम साथ साथ ही कर लेंगे, अलग ना करके, क्योंकि क्वालिफिकेशन के अंदर ही आता है। तो ये क्या होते हैं, शेयर होल्डर, ओनर कौन होगा, शेयर होल्डर। ये ओनर सब मिलके किसको अपॉइंट करते हैं, डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं कि वो उसकी कंपनी को डायरेक्ट करे, उसकी कंपनी को देखे, ठीक है। अब अगर इस पर्सन के
शेयर नहीं होंगे कंपनी के अंदर, तो वो इनका इंटरेस्ट देखने के बजाय वो क्या करेगा, अपने इंटरेस्ट के ऊपर ध्यान देगा ना। क्योंकि उसको ये होता है कि ठीक है, वो उनके उतना ध्यान नहीं देगा कि कंपनी को मैं ग्रो करूं, मेरे को डिविडेंड पे करना है, मैक्सिमम डिविडेंड आए, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें इसका फिर कोई भी बेनिफिट नहीं है, इसको क्या फायदा, डायरेक्टर को कुछ नहीं है। तो क्या किया कंपनी ने, एक मिनिमम लिमिट रख दी कि इतनी लिमिट है ना, जो भी डायरेक्टर बनेगा उसको पहले ओनर बना दो, यानी कि पहले उसको शेयर होल्डर बना दो। अगर वो शेयर कुछ एक परचेज करेगा, वो शेयर होल्डर एक डायरेक्टर परचेज करेगा, तो वो क्या है, सोचेगा कि डिविडेंड अगर मैं बाकी के लिए डिक्लेयर करूंगा तो इनडायरेक्टली वो डिविडेंड मुझे भी मिलेगा। तो वो शेयर होल्डर मतलब मीन नहीं होगा फिर यहाँ पे वो, ठीक है, अपने बेनिफिट को नहीं देखेगा इतना कि वो भी शेयर होल्डर के लिए देखेगा, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसके खुद के शेयर भी डूबेंगे। इसलिए वैसे तो है नहीं इतना, लेकिन ये हमारा इसमें दिया हुआ है तो हमें इसका पता होना चाहिए, क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर। तो ये इसकी एक मिनिमम लिमिट होती है जो डायरेक्टर्स के लिए रखी होती है, ताकि पहले वो शेयर होल्डर उस शेयर्स को परचेज करें। इसके लिए वाकायदा शेयर की तरह ही बाकी जो शेयर होल्डर उनकी तरह कॉल भी पे करेगा ये, ठीक है, और जो भी इसकी अमाउंट होती है वो भी पे करने के लिए अग्री हो, क्वालिफिकेशन शेयर परचेज करने के लिए अग्री हो, तो उसको हम क्वालिफिकेशन में कि हाँ ठीक है ये पर्सन डायरेक्टर बन सकता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वो अपना खुद का इंटरेस्ट देखने की बजाय वो शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के ऊपर भी ध्यान दे कि उसको डिविडेंड को एक्सीड करना है, कंपनी के डिविडेंड को बढ़ाना है, इनडायरेक्टली उसको भी ये डिविडेंड मिले। इसलिए क्या है, क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर्स की कंडीशन रखी जाती है कि मिनिमम लिमिट डिसाइड की होती है कंपनी के लिए, ताकि शेयर होल्डर का भी बेनिफिट हो, कहीं उनको नुकसान ना हो जाए, क्योंकि ये ओनर है और ये अपने बेस पे डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं। तो ये आता है हमारा क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर का टॉपिक। तो यानी कि इस डायरेक्टर के पास क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर होने चाहिए। देन नेक्स्ट उसके अंदर क्या है कि मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसको दे दे, और जो भी अपॉइंटमेंट का है अपना सारा प्रोसीजर है जो भी नंबर डायरेक्टर्स के पास दे दे। उसके बाद जो ये चीजें सारी कंप्लीट होने के बाद क्या है, ये सारी की सारी क्वालिफिकेशन है, क्वालिटीज है, ये चीजें हैं जो डायरेक्टर के पास होनी चाहिए, ठीक है, रजिस्ट्रार के अंदर। और जो रजिस्ट्रार को इन्फॉर्मेशन है ना वो विद इन द 30 डेज ही देनी चाहिए, 30 दिन का टाइम होता है, यानी कि अपना डिन नंबर दे दे, क्वालिफिकेशन शेयर्स है परचेज करने वो दे दे, अपनी जो भी डिटेल है वो सारी, अगर वो किसी और कंपनी में डायरेक्टर है तो उसके बाद डिटेल उसको रिपोर्ट देनी पड़ेगी उसको कि भी ठीक है मैं उस कंपनी में भी साथ में काम कर रहा, मेमोरेंडम के ऊपर साइन करे, ठीक है, क्वालिफिकेशन शेयर है वो कंपनी कब लेगा और वो पे करने के लिए एग्री होगा वो भी देगा। उसके बाद क्या होता है, एक एफिडेविट फिल करवाती है। अब ऐसा भी नहीं है कि ठीक है तीनों जो भी कंडीशंस हैं वो फुलफिल होगी और तुम भाई डायरेक्टर हो गए, ठीक है, इजिली भी कमांड नहीं सौंपी जाती क्योंकि पूरी कंपनी है कल को बेच के चला जाए फिर क्या करेंगे। तो उसके बाद क्या होता है, एक एफिडेविट होता है, एक एफिडेविट फिल करना होता है जिसके अंदर सारे जितने भी मतलब क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर्स की होती है, रजिस्टर्स की होती है, यानी कि सारी इंफॉर्मेशन होती है, डायरेक्टर को अपॉइंट किस किस कंडीशन में किया गया, क्या क्या उसको वर्कआउट रहेंगे कितना टाइम पीरियड के लिए, जो भी इसकी जो अपनी कंपनी की टर्म एंड कंडीशंस होती हैं जो आर्टिकल में मेमोरेंडम में प्रिस्क्राइब्ड होती हैं उसी के अकॉर्डिंग इसको एफिडेविट है वो फिल करना होता है। और फिर उसके बाद रिजोल्यूशन तो पास होता है, अपॉइंटमेंट का तो प्रोसीजर, ये सब चीजें क्या है जरूरी है, ये सारी चीजें डायरेक्टर तैयार करके रखेगा। उसके बाद क्या होगा, जो हमने किया था कि डायरेक्टर को अपॉइंट करने का प्रोसीजर है वो शुरू हो जाएगा। फिर जो भी है हमारी जनरल मीटिंग होगी, जो वोटिंग राइट्स होगी, जो सबके लिए एग्रीड हो जाएंगे जो लोग, तो उसी को क्या कर लिया जाएगा, अपॉइंट कर लिया जाएगा। तो ये सब क्या थी, इसकी क्वालिफिकेशन थी। अब हम इसकी बात करें डिस्क्वालिफिकेशन की, तो वो हमारी क्या होंगी, डिस्क्वालिफिकेशन इसकी क्या होंगी, डिस्क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 164 सेक्शन के अकॉर्डिंग क्या है और कंपनी एक्ट कि एक पर्सन है वो मतलब कब उसको अपॉइंट नहीं किया जाएगा। देखो डिस्क्वालीफाई क्या होगा, या सेम वही चीजें हैं कि अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, प्रॉपर उसका दिमाग काम करता हो, ऐसा ना हो कि उसका दिमाग उसके माइंड में कोई प्रॉब्लम है उसको हम डायरेक्टर रख दें तो वो चीजों कैसे मैनेज कर पाएगा, कैसे उस चीज को लेके आ पाएगा, इनसॉल्वेंट हो तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा कि भी तुम डिस्क्वालीफाई हो, तुम डायरेक्टर नहीं बन सकते, ठीक है। कोई भी उसके ऊपर कोर्ट केस पड़ा हो, किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड का,
ठीक है, या कुछ भी मिसमैनेजमेंट का कुछ भी इसके अंदर कोई है, तो उसका अगर कोई भी केस है, कोई जुडिशियल का कोई भी कोर्ट केस है, ट्रिब्यूनल का कोई भी उसके ऊपर एक्शन लिया गया हो, तो वो पर्सन क्या है, डायरेक्टर नहीं बन सकता कि भाई तुम पहले से ही तुम्हारे ऊपर क्या है केसेस हैं, तुम्हारे ऊपर फ्रॉड कनेक्ट किया गया है, तुम मिसमैनेजमेंट का केस आया गया है, कुछ और भी आया गया है, उसके रिगार्डिंग वो पर्सन ने जेल भी काटी हो, तो वो पर्सन क्या है, डायरेक्टर नहीं बन सकता। ठीक है, कम से कम इसकी लिमिट होती है कि 5 साल के लिए बिल्कुल भी डिस्क्वालीफाई कर देता है कि वो एक लाइन उसकी हो जाती है, जो डायरेक्टर होता है उसके ऊपर, तो उसके केस में क्या है, इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, और इसकी क्या होती है डिस्क्वालिफिकेशन को, कोई भी इसने अगर कोई भी इसकी एप्लीकेशन पेंडिंग हो, या इसने कभी क्या हो कॉल पे ना की हो, कॉल्स को पे करने पे ना की हो, ठीक है, यानी कि कॉल्स है वो पेंडिंग हो, पे ही ना की हो, पे करने में इसने एरर किया हो कि मैं कॉल पे नहीं करता, जो पर्सन पहले किसी कंपनी की कॉल नहीं पे कर पाया वो डायरेक्टर बन के आपकी कंपनी को कैसे चला देगा। तो इसलिए क्या है कि ये चीजें भी इसमें डिस्क्वालीफाई कर दी जाती हैं, नहीं ली जाती। कोई भी पेमेंट फिक्स की गई है, या मतलब ट्रिब्यूनल ने या कोर्ट ने उसे हटा दिया गया, फिर तो उसको कोई लेता भी नहीं है। ये सब चीजें थी कि जो पब्लिक कंपनी की है, प्राइवेट कंपनी इन ये केसेस तो प्राइवेट कंपनी भी फॉलो करेगी। इसके साथ साथ अगर उनका कोई और पर्सन कोई ऐसा वैलिड रीजन रहा हो उनकी कंपनी के लिए, तो प्राइवेट कंपनी इससे बियॉन्ड भी जाके कोई रीजन को ध्यान में रखते हुए डिस्क्वालीफाई कर सकती है। वो अपनी भी कोई कंडीशन लगा सकती है कि ये शर्तें होंगी वही हमारा डायरेक्टर हो सकता है, अदरवाइज हमारे यहाँ पे डिस्क्वालीफाइड है, उसको हम एलिजिबल नहीं मानते, तो पब्लिक जो प्राइवेट कंपनी है वो ऐसा कर सकती है। ये सारी थी पब्लिक कंपनी की। और प्राइवेट कंपनी की क्या होगी, प्लस एनी रीजन, जो भी उनका होगा, यानी कि ये तो रहेंगे, प्लस अगर उनका और भी कोई रीजन है जिसको वो डिस्क्वालीफाई करते हैं कि वो एलिजिबिलिटी नहीं मानते, वो अपने डायरेक्टर में कुछ और भी देखते हैं, कुछ और चीजों की वजह से भी क्या उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, उसके बाद क्या आता है इसका, एक था कि रिमूवल का, वैसे टॉपिक हम कर चुके हैं रिमूवल वाला। डायरेक्टर का 2 तरीके से रिमूव किया जाता है, एक कंपनी रिमूव करती है और एक ट्रिब्यूनल रिमूव करता है। कंपनी कब रिमूव करती है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हो तब तो नहीं कर सकती, लेकिन अदरवाइज क्या उसकी कोई कंडीशंस फुलफिल ना हुई हो, या मेजोरिटी आ जाए लोगों की कि डायरेक्टर है वो शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहा है, तो उसका जो रिटर्न जो प्रोसीजर होगा उसको ध्यान में रखकर एक वैलिड रीजन देना पड़ेगा, डायरेक्टर की भी सुननी पड़ेगी, उसके बाद रिमूव कर सकते हैं। और अगर इसमें आता है कि ट्रिब्यूनल का, तो ट्रिब्यूनल जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है वो डायरेक्टर को रिमूव कर सकता है अगर उसको लगता है कि कोई फ्रॉड किया है, कोई मिसकंडक्ट किया है, या कोई भी मिस अप्रोप्रिएशन करी है। ठीक है, और उस केस में वो पर्सन क्लेम भी नहीं कर सकता। अगर कंपनी हटाती है ना, तो डायरेक्टर अपने लॉस की भरपाई के लिए क्लेम कहीं ना कहीं कर सकता है, लेकिन अगर ट्रिब्यूनल हटाए ना तो वो कोई क्लेम नहीं कर सकता। जैसे कि उसने क्या क्या स्टेटमेंट है वो एक्यूरेट नहीं दी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो इम्प्रॉपर कर दी, ठीक है, उसको प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया गया, जिसका डाटा है इतना प्रॉफिट है, ये है वो, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, या कोई फ्रॉड बेस पे उसने क्या किया हो कि उसको बेनिफिट ज्यादा मिले, या अपना खुद का उसने बेनिफिट कहीं ना कहीं देख लिया हो और कंपनी के को लॉस हो गया उसकी वजह से, तो उस केस में क्या होगा, ट्रिब्यूनल उसको हटा सकता है। ट्रिब्यूनल को लगे कि यहाँ पे ये क्या है, कंपनी के हित के लिए काम नहीं कर रहा, शेयर होल्डर के लिए काम नहीं कर रहा, तो ट्रिब्यूनल उसको रिमूव कर सकता है। अगर कोई भी फ्रॉड अगर उसने कर दिया हो तो भी ट्रिब्यूनल हटा सकता है, और वो कोई क्लेम भी नहीं कर पाएगा कि मेरे को नुकसान हो गया है, क्योंकि गलती उसकी है, उसने धोखाधड़ी करी है कंपनी के साथ, तो उसको हटा दिया जाएगा। रिमूव ट्रिब्यूनल फिर सुनती भी नहीं है, वो जस्ट एक्शन लेना होता है। इसके बाद इसका एक टॉपिक और रह गया है रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर। रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर में क्या होगा कि डायरेक्टर को सैलरी, रेम्यूनरेशन अमाउंट, अच्छा पीछे हमने कहा था ओनर डायरेक्टर है, उसके हाथ में सब कुछ है कंपनी का, ठीक है। तो उससे पहले अगर तुम्हें याद हो, हमें जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें हमने किया था, अगर नहीं किया तो आप कर लें, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि हमने बीच बीच में से कहाँ से टॉपिक उठा के करवा रहे हैं। छोटे छोटे टॉपिक है वो रह गए थे। तो वो क्या होता है ना, पीछे हमने किया था कि कंपनी का एक सर्वेंट के रूप में काम करता है, कंपनी में एम्प्लॉय के रूप में काम करता है, कंपनी में एजेंट के रूप में काम करता है, कंपनी में मैनेजर के रूप में काम करता है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी,
कि कंपनी में एक डायरेक्टर का रोल क्या है, एक डायरेक्टर कंपनी में क्या है, तो उसमें हमने ये चीजें की थी। तो अगर एजेंट है तो वो भी, चाहे वो किसी भी फॉर्म में रेम्यूनरेशन तो लेता है, चाहे वो कमीशन ले या कोई भी डिसाइड करे एम्प्लॉई, या वो सैलरी लेता ही है, चाहे सर्वेंट है, ठीक है, मैनेजर है, वो भी अपना मैनेजिंग की कुछ ना कुछ अमाउंट लेता है। तो लाइकवाइज क्या है, डायरेक्टर का भी रेम्यूनरेशन होता है। शेयर होल्डर का कोई रेम्यूनरेशन नहीं होता कंपनी में, क्योंकि वो ओनर है, ओनर को कोई रेम्यूनरेशन नहीं होता, उनका तो हिस्सा होता है, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें वो अपना मार्जिन लेंगे, अपना हिस्सा लेंगे। अब बात करते हैं डायरेक्टर के रेम्यूनरेशन की, क्योंकि डायरेक्टर सारी चीजों को मैनेज कर रहा है, अपना पूरा टाइम उसके ऊपर स्पेंड कर रहा है, उन चीजों को देख रेख कर रहा है, उसकी मीटिंग ले रहा है, इतने सारे वर्क कर रहा है, तो उसके बदले में उसको भी कुछ ना कुछ चाहिए कि मिले, तो उसको रेम्यूनरेशन दिया जाता है कंपनी के द्वारा। ये रेम्यूनरेशन कैसे डिसाइड करते हैं, डायरेक्टर और मतलब मैनेजर एजेंट है, इसका रेम्यूनरेशन कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कैसे डिसाइड क्या होता है, ये भी आर्टिकल में और मेमोरेंडम में मेंशन होता है। कंपनी का ऐसा कोई भी काम नहीं होता जो आर्टिकल में मेंशन ना किया और मेमोरेंडम में, फिर तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, तो ये तो उसमें मेंशन होगा ही होगा कि कंपनी के आर्टिकल के अकॉर्डिंग, या फिर अगर कई बार क्या हो कि अगर आर्टिकल में मेंशन नहीं है तो एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा। स्पेशल रिजोल्यूशन कैसे पास होगा, एनुअल जनरल मीटिंग में एजेंडा रखा जाएगा कि डायरेक्टर की मीटिंग, डायरेक्टर का जो रेम्यूनरेशन है वो कितना हो, तो जो उस पर जो जनरल हमारी एनुअल जो जनरल मीटिंग होगी, ठीक है, उसमें ये एजेंडा रखा जाएगा कि इसके ऊपर हम बात करें, किसके ऊपर, रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर के ऊपर। तो ये उसमें एक रिजोल्यूशन पास होगा, यानी कि एक प्रस्ताव पास होगा, रिजोल्यूशन दिया जाएगा और मेजोरिटी के हिसाब से कि भी ये हमारा क्राइटेरिया है और इतना हमने क्या देना है, रेम्यूनरेशन देना है, ठीक है। यानी क्या तो क्या होगा, मेमोरेंडम में मेंशन होगा, मतलब मेमोरेंडम या आर्टिकल दोनों में से मेंशन होगा। अगर इसमें बाय चांस नहीं मेंशन होता तो एनुअल जनरल मीटिंग में मुद्दा रखा जाएगा कि जो हमारा डायरेक्टर का जो रेम्यूनरेशन है वो डिसाइड करना है, तो फिर जो रिजोल्यूशन पास होगा उसी के अकॉर्डिंग उसको रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, अमाउंट दी जाएगी डायरेक्टर को ऑफ कंपनी एक्ट, ठीक है। प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही होता है, अगर आर्टिकल में नहीं और रिजोल्यूशन पास नहीं किया, ठीक है। एक चीज इसके अंदर है कि सपोज कि इसका मतलब प्रोविजन के अकॉर्डिंग हम नहीं देते, वैसे डायरेक्टर है वो क्लेम नहीं कर सकता अपने उस रेम्यूनरेशन के लिए, हमने ना ही तो उसका कोई आर्टिकल में मेंशन है और ना ही हमने जनरल मीटिंग में डिसाइड किया, और उसके बावजूद भी क्या जो डायरेक्टर है वो अपना रेम्यूनरेशन ले गया, तो वो रेम्यूनरेशन वापस मंगवाया जा सकता है, क्योंकि फिर वो रेम्यूनरेशन क्या है, डिसाइड ही नहीं हुआ, तो वो कैसे ले सकता है, ठीक है। द डायरेक्टर कैन नॉट बी पेड एनी रेम्यूनरेशन अनलेस, जब तक देयर इज प्रोविजन इन द रिगार्ड इन द कंपनीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, कोई भी पेमेंट का सेक्शन ना डिसाइड किया गया हो कंपनी के आर्टिकल में या जनरल मीटिंग में, जब तक डायरेक्टर है वो नहीं ले सकता, ठीक है। इफ पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन इज मेड विदाउट बीइंग ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल और जनरल मीटिंग, इट कैन बी क्लेम्ड बैक। अगर, ठीक है, यानी कि अगर मतलब इन दोनों में ही इसके अकॉर्डिंग दिया ही जाता पहली बार, जब तक कि इनमें से किसी एक को ना डिसाइड हो गया हो, अगर फिर भी इन दोनों के अकॉर्डिंग दोनों में कोई जिक्र नहीं किया गया और डायरेक्टर ने रेम्यूनरेशन ले लिया, तो उसको वापस मंगवाया जा सकता है, उसको क्लेम बैक किया जा सकता है, ठीक है, लिक्विडेटर के रूप में। और सेक्शन 197 क्या कहता है कि जो कंपनी के जो रेम्यूनरेशन है वो डायरेक्टर को पे किया जाएगा, चाहे वो मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर हो, होल टाइम डायरेक्टर हो, ठीक है, कोई भी हो, वो आर्टिकल के अकॉर्डिंग या जनरल मीटिंग के अकॉर्डिंग ही। इसमें सेक्शन कौन सा लगेगा, रेम्यूनरेशन का जो डिसाइड करते हैं 197, 198 और 199, 3 सेक्शंस होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। आर्टिकल में मेंशन्ड है, आर्टिकल के अकॉर्डिंग हम इसको डिसाइड करते हैं कि जो रेम्यूनरेशन है वो कितना होना चाहिए, रिजोल्यूशन पास किया गया है, ठीक है, किस हिसाब से, और उसका जो प्रोविजन सेक्शन इसमें लगेगा उसके अकॉर्डिंग हमने डिसाइड किया और 98 के अकॉर्डिंग हम देते हैं, ठीक है। सेक्शन ये 98 अप्लाई होता है डायरेक्टर के रेम्यूनरेशन के लिए। और सेक्शन 97 है कंपनी एक्ट का, वो क्या है कि इस डायरेक्टर को पे करने के लिए कंडीशंस देता है कि ये चीजें होनी चाहिए, यानी कि जो आर्टिकल में मेंशन होना चाहिए या एनुअल जनरल मीटिंग में आपका कोई प्रस्ताव है वो पास किया होना चाहिए, तो ये चीजें इसके अंदर है। अगर आपको एप्रोप्राइटी सेक्शन याद रहे तब भी करना, अदरवाइज मत करना, ठीक है, अदरवाइज क्या रॉन्ग हो जाएंगे तीनों सेक्शन।
और इसके अंदर क्या है कि इसमें फिर क्या होता है कि इसमें जो एक तो क्या होता है कि ठीक है रिजोल्यूशन पास कर दिया और आर्टिकल में मेंशन है, या तो क्या हो रिजोल्यूशन से हो और आर्टिकल के अकॉर्डिंग हो, रिजोल्यूशन और आर्टिकल के अकॉर्डिंग हो। दूसरा इसमें क्या होता है एक मैक्सिमम लिमिट भी डिसाइड होती है। ऐसा नहीं होता कि रिजोल्यूशन में सब मिलके ठीक है जो डायरेक्टर क्या करे मेजोरिटी शेयर होल्डर के अपने पास ले ले, वैसे तो ऐसा कोई मूर्ख नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर डायरेक्टर रेम्युनरेशन लेके जाएगा तो प्रॉफिट तुम्हारा ही कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी क्या होता है कि इसकी लिमिट होती है कि उस लिमिट से एक्सीड नहीं होता। ये लिमिट क्या होती है कि जो फाइनेंशियल ईयर में जो हम फाइनेंस काउंट करते हैं, टोटल जो ओवरऑल जो प्रॉफिट होता है ना, जो भी कंपनी प्रॉफिट होता है उसके 11% से एक्सीड नहीं होता। ठीक है, इससे कम आप डिसाइड कर सकते हैं। डायरेक्टर का रेम्युनरेशन, आपका रिजोल्यूशन है, डायरेक्टर का एग्रीमेंट है, लेकिन आप 11% से ऊपर नहीं जाएंगे। प्रॉफिट का 11% अकेला डायरेक्टर लेके जा रहा है तो फिर इसमें यानी कि टोटल जो डायरेक्टर्स है ना उसको 11% ही दिया जाएगा। इससे ऊपर डायरेक्टर का रेम्युनरेशन नहीं होगा, ये मैक्सिमम लिमिट है। अगर क्या होता है कि जब प्रॉफिट, कई बार क्या होता है कंपनी ने प्रॉफिट ही नहीं अर्न किया, ठीक है, अगर नो प्रॉफिट, कंपनी को कोई फाइनेंशियल ईयर में कोई प्रॉफिट ही नहीं मिला, तो उस केस में ये रेम्युनरेशन को क्या कर सकती है, एक बार डिले भी कर सकती है, या क्या करे कोई कमीशन के रूप में कि इन्होंने क्या करा है, कोई मीटिंग अटेंड करी है उसका कमीशन दे दिया है, कुछ और इनकी फी है थोड़ी वो दे दी, तो ऐसे भी डिसाइड कर सकती है किसी तरीके से। जब कंपनी कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ है तो जो एग्जैक्ट जितना डिसाइड किया गया था वैसे तो प्रॉफिट में से ही डिसाइड किया जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली कम प्रॉफिट ही नहीं हुआ और प्रॉफिट में से हमने रेम्युनरेशन देना था तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, किसी कोई मीटिंग है उसका कीपर मीटिंग, आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कंडक्ट की, आपने कोई काम किया उसका कमीशन है, या कुछ जो एक्स्ट्रा जो भी वर्क होंगे उसकी फीस है वो साइन करके दे दी जाती है। और जो डायरेक्टर की जो फीस है वो आप मंथली भी दे सकते हैं, ठीक है, और मंथली भी दे सकते हैं और ईयरली यानी कि इसको आप इकट्ठा भी इसकी लमसम पेमेंट भी कर सकते हैं और मंथ वाइज भी कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसकी क्या है अमाउंट भी आप कमीशन की रख सकते हैं और कोई परसेंटेज का बेसिस है वो भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, वो आपके एग्रीमेंट के ऊपर है। जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन किस तरीके का पास हुआ है, कौन सा आपके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, वो चीज उसके ऊपर डिपेंड करता है कुछ चीजें, लेकिन ये डिसाइड इन्हीं में ही हो जाता है, ये वही एग्रीमेंट होता है। तो जो पेमेंट आपकी टोटल बनती है आप मंथली भी कर सकते हैं, कितने अमाउंट हम पर मंथ देंगे, या आप ईयरली भी कर सकते हैं, टोटल अमाउंट हम इस साथ देंगे। फाइनेंशियल ईयर में लास्ट जो हमारा फाइनल अकाउंट बनेगा उसमें हम परसेंटेज देख के उसी टाइम अमाउंट पे करेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि आप मैंडेटरी नहीं कि वही दो इकट्ठी दो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसकी पेमेंट करते हैं। एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं हुआ है तो कंपनी में तो या तो मतलब क्या है कि कंपनी अप्रूवल ले ले सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, डायरेक्टर को रेम्युनरेशन देना वो कहाँ से कैसे दिया जाए, अप्रूवल ले ले, ठीक है, और वो भी मिनिमम से मिनिमम दिया जाएगा जो भी ऑथराइज किया गया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको क्लैरिफाई करे कि मतलब इवेंट ऑफ लॉस एंड एडिक्वेट प्रॉफिट हुआ है, और सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल भी लेने की वो देने और ना देने दोनों तरफ से होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग कंपनी आगे फर्दर वर्क करती है, लेकिन उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है और उसकी टर्म एंड कंडीशन है वो शेड्यूल 5 के अंदर क्या है मेंशन्ड है। 5वां शेड्यूल लागू होता है जहां पे इसकी जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो मेंशन्ड है। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कमीशन लेस द अमाउंट से, और जो भी ये कमीशन लेगा ना वो इसके अमाउंट से जो इसकी रेम्युनरेशन से एक्सीड नहीं हो सकता, उससे कम ही रहेगा, एक्सीड वो नहीं दे सकते किसी भी तरीके में, कैसे भी करके, यानी कि डायरेक्टर है वो इससे एक्सीड जो अमाउंट डिसाइड होगी ना कि इतनी अमाउंट डायरेक्टर को देंगे, चाहे वो कमीशन में ले, फीस में ले, इकट्ठा ले, अलग अलग ले, लेकिन वो कैसे भी करके ले, यानी कि उसकी अमाउंट एक्सीड नहीं होनी चाहिए, उससे मिनिमम ही रखनी चाहिए। अगर एक्सीड होती है तो फिर कंपनी को भी क्लेम करना पड़ेगा, और जो भी इसमें जो भी ऑफिसर्स आएंगे उन सबके ऊपर जो एक्शन है वो लिया जाएगा। ठीक है, और जो डायरेक्टर है ना उसको अपने जितना भी इसका रेशियो बनता है, जितना भी इसका पोर्शन बनता है, उस सब की क्या होती है रिपोर्ट तैयार करके डिस्क्लोज करनी होती है मीटिंग में भी, और अगर ट्रिब्यूनल को भी सौंपनी होती है टोटल की इसका रेम्युनरेशन कितना लेके गया है, क्या इसकी रिपोर्ट्स है, टोटली इसको इन्फॉर्मेशन है वो देनी होती है।
कि इतना रेशियो इसने लिया, ठीक है, एम्प्लॉयज का इतना बना था, सारी डिटेल प्रिस्क्राइब करके अच्छे से इसको जमा करवानी होती है, डिस्क्लोज करनी होती है। यानी कि अपनी इस चीज को वो सीक्रेट नहीं रख सकता कि भी ये चीजें मैं आगे नहीं, इसको मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा था। मैं इसको फिर से अब रिप्लाई करती हूँ मोटा मोटा कि डायरेक्टर का जो रेम्युनरेशन है, यानी क्योंकि एम्प्लॉई है, एक सर्वेंट है, तो डायरेक्टर को भी रेम्युनरेशन है वो दिया जाता है। सबसे पहला क्या होगा कि जो भी रेम्युनरेशन वो डिसाइड कब होगा, जब या तो क्या होगा, जो आर्टिकल स्टार्टिंग में जो आर्टिकल पास करवाते हैं, ठीक है, आर्टिकल मेमोरेंडम होता है, उसमें मेंशन होगा डायरेक्टर को रेम्युनरेशन है वो किस फॉर्म में और कैसे दिया जाएगा, कितना, ठीक है। अगर इसमें नहीं होगा तो जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी कंपनी की, उसमें एक रिजोल्यूशन, एक प्रस्ताव पास किया जाएगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि कंपनी कैसे होगा। और जितना भी प्रॉफिट होगा उसकी मतलब लिमिट है डायरेक्टर के रेम्युनरेशन की, कि जो प्रॉफिट होगा फाइनेंशियल ईयर में, जो फाइनेंस को हम देखते हैं, उस प्रॉफिट का 11% से एक्सीड डायरेक्टर्स को नहीं जाएगा प्रॉफिट का। और अगर कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है तो अप्रूवल मतलब प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो प्रायर अप्रूवल लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से, सेंट्रल गवर्नमेंट की, कि वो रेम्युनरेशन पे करना है नहीं करना, कितना करना है, किस हिसाब से करना है, उसकी इन्फॉर्मेशन ले। या फिर क्या होता है, जो डायरेक्टर है वो अपनी जो रेम्युनरेशन की फीस है वो कमीशन के थ्रू, यानी कि जितनी मीटिंग अटेंड करेगा उन मीटिंग्स का कमीशन हो जाएगा, या कोई अनदर वे में कोई वर्क करता है उसकी फीस है वो भी ले सकता है, अमाउंट या परसेंटेज किसी भी फॉर्म में ले सकता है। लेकिन ये जो भी कमीशन और फीस लेगा वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए लिमिट से, उसके जो भी यहाँ पे भी जो लिमिट डिसाइड करी है उससे एक्सीड नहीं जानी चाहिए, उससे बिलो रहना चाहिए। इकट्ठा भी पे कर सकते हैं, मंथली भी पे कर सकते हैं। और जो भी इसकी जो अप्रूवल की जो प्रोविजन फॉलो होते हैं वो शेड्यूल 5 कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग मेंशन होते हैं, टर्म एंड कंडीशन, जब कंपनी कोई भी प्रॉफिट नहीं अर्न करती, ठीक है। और जो भी डायरेक्टर का रेशियो रहता है रेम्युनरेशन का, जो भी रिपोर्ट होती है वो टोटली डिस्क्लोज करनी होती है, ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन उसको आगे भी सबमिट करवानी होती है। तो ये था इसका रेम्युनरेशन का। और इसके अंदर दिया हुआ है कि रिकवरी भी कर सकते हैं, कुछ एक सर्टेन केसेस ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर क्या है, रेम्युनरेशन की रिकवरी कर सकते हैं, यानी कि रेम्युनरेशन को वापस मिला सकते हैं। यानी कि कंपनी कब बुला सकते हैं कि आपने मतलब कोई भी एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, लायबिलिटीज को पे करना था, कोई लायबिलिटीज पे करनी बनती थी, बट क्या होता है ना कि उसमें कहीं ना कहीं कोई फ्रॉड मिलता है, या डायरेक्टर के अकॉर्डिंग कोई फ्रॉड मिलता है, तो उस जो पुरानी लायबिलिटीज है उसमें कोई फ्रॉड मिलता है, या कोई प्रॉब्लम की वजह से उसको आपस में रीस्टेटमेंट मांग लें, उसमें क्लैरिफाई ना हुआ हो अच्छे से कि इस इंफॉर्मेशन की, इस फाइनेंशियल की हमें मतलब हम रीचेक करेंगे, इसकी हमसे फिर से रिपोर्ट दी जाए। अगर उसमें कोई फ्रॉड मिल जाता है तो उस केस में चाहे वो पीछे की ही क्यों ना हो रेम्युनरेशन, उसको रिकवरी मतलब उसको वापस ले जाता है, रिकवरी कर ली जाती है, और डायरेक्टर के रेम्युनरेशन से की जाएगी अगर वहां पे डायरेक्टर का फ्रॉड या कुछ भी मिलेगा तो, ठीक है, उसने नॉन कंप्लायंस किया हो। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी इसका, कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली भी इसका रेम्युनरेशन है वो फिक्स कर देती है। वो किसके अकॉर्डिंग करती है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजिशन कैसी है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में फिक्स रेम्युनरेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो इसका रेम्युनरेशन है वो फिक्स कर सकती है, ठीक है। ये भी सेक्शन क्या होगा 196 टू 197 के सेक्शन के अंडर आता है ये सेक्शन आपको एग्जैक्टली याद रहे तो लिखे, ना लिखे तो भी चलेगा, बट ये चीजें तभी बार बार बोल रही हूँ कि रॉन्ग मत लिखिएगा, अगर सही याद आपको हो तब भी लिखें, ठीक है। तो इसका परसेंटेज का ऐसा ही है, तो वो कंपनी किसके हिसाब से देखेगी, पहला तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसी है, फाइनेंशियल पोजीशन को ध्यान में रख के कि फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, अच्छा ग्राइब कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करती है कि थोड़ा ज्यादा दे दिया जाए परसेंटेज, जो इसकी लिमिट है उससे ऊपर तो नहीं, लेकिन मतलब कि उससे कम भी तो होती है, तो अच्छा इसको रेम्युनरेशन देते वो देखेंगे। दूसरा इसके अंदर क्या देखेंगे कि कोई भी इंडिविजुअल है, ठीक है, उसकी मतलब कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कि इस पर्सन है वो कितना एलिजिबल है, कितना इसका कैपेसिटी है, उसी के अकॉर्डिंग इसका कमीशन है वो डिसाइड किया जाता है। कैपेसिटी में क्या क्या होगा, नॉलेज, ठीक है, एक्सपीरियंस, नॉलेज कितना है, एक्सपीरियंस कितना है, वर्क करने का तरीका कैसा है, वो सारी चीजें, इसकी क्वालिफिकेशन,
यानी कि प्रॉपर इसके पास इंफॉर्मेशन है एंड अनदर इसके पास डायरेक्टरशिप का भी एक्सपीरियंस है, ठीक है, अच्छी नॉलेज है हर स्टेप की, तो उसी के अकॉर्डिंग इसका जो भी हमारा कमीशन होता है या जो भी इसकी फी होती है वो डिसाइड की जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट वैसे ही फिक्स कर दे, पहले इन चीज़ों को स्टडी करती है उसके बाद फिक्स करती है। यानी कि प्रोफेशनल इसके जो एक्सपीरियंस है वो, ठीक है, या कोई भी अदर मैटर जो उसका प्रिस्क्राइब होगा, तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के, ठीक है, कंपनी का फॉर्म कैसा है, हमारी कंपनी है वो किस तरीके की है, तो वो चीज़ों को ध्यान में रख के ही क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फिक्स करती है एक डायरेक्टर का रेम्युनरेशन, कि उसको कितना रेम्युनरेशन मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए, कितना उसका होना चाहिए, वो सारा का सारा एक इंडिविजुअल का डिसाइड करती है। यानी कि एक ये भी देखते हैं कि वो अनदर कंपनी से कितना ले रहा है, अगर वो किसी और कंपनी में डायरेक्टर है तो ये वहां से कितना ले रहा था, ठीक है, वहां से इसको कितनी अमाउंट मिल रही थी वो भी देख के चलती है। और अगर डायरेक्टर है उसको अगर एक्सेस में रेम्युनरेशन चला जाए तो उसको रिफंड करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि ठीक है मेरे को इस बार ज्यादा मिल गया तो रख लूं, अगर लिमिट से बियॉन्ड उसके पास मिल गया रेम्युनरेशन, ठीक है, सपोज कि अगर उसके पास उसका 5 लाख था, उसको हम पर मंथ पे करते थे, डायरेक्टर है उनको उस हिसाब से सिर्फ ज्यादा होता है, जस्ट एक नॉर्मल एग्जांपल लिए है कि इतना था और उसके पास क्या है 550 अमाउंट हो गई है, पे कर दिए, तो जो एक्स्ट्रा जो 50,000 है वो क्या करने होंगे, इसको रिफंड करने होंगे, ये जरूरी है इसको रिफंड करने। यानी कि टोटल इसका 5 लाख का था क्राइटेरिया हमारा, और अगर उसमें से 550 इसके पास रेम्युनरेशन चला जाता है तो एक्स्ट्रा जो 5,000 है वो उसे क्या करने होंगे, रिफंड करने होंगे। अगर रिफंड नहीं, इसका रिफंड करने होते हैं, अदरवाइज इसके ऊपर क्या है एक्शन ले लिया जाता है। तो ये सारा का सारा था इसका डायरेक्टर्स का। बाकी इसके अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये बाकी हो गया, ये मोटा मोटा छोटा मोटा वो थोड़ा सा रीड आउट करोगे तो हो जाएगा, डिफरेंस वगैरह वगैरह दिया हुआ है। तो ये सारा चैप्टर है जो एडमिनिस्ट्रेशन का कंप्लीट हो गया, वैसे तो पहले ही हो गया था, लेकिन ये छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो रह गए थे, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन और रेम्युनरेशन का। तो होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। बस थोड़ा सा ध्यान से लगा के चीजें पहले समझें, उसके बाद बुक के अकॉर्डिंग पढ़े तो आपको जरूर क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज का ध्यान रखें कि थोड़ा इसमें बुक इसको यूज करें, थोड़ी ज्यादा नहीं, पर उस चीज के अकॉर्डिंग सेंस अच्छी बननी चाहिए, तो आप इसमें अच्छे से मार्क्स कैरी कर सकते हैं। तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट का चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया हमारे कंपनी ला का। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।